अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका नौ की कलम के इस लाइव प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक मेहमान है, डॉक्टर तलत माजिद साहब, जिनके मुतलिक अब देखते हैं कि अभी अभी फेसबुक पे भी बड़े छाए हुए हैं। इनके मुतलिक बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं। चूंकि इनके मुतलिक कहा जाता है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के रुकन रह चुके हैं 2014 तक, और हाल ही में चंद दिन पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो आज हम इनके साथ अ, गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी। तो नाजरीन, आप भी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब को पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से पूछने की। डॉक्टर साहब, चूंकि हम पहले ही 10 मिनट लेट हो चुके हैं, आप मुझे बताएं, गुज़श्ता चंद दिनों से जब से आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे थे, लेकिन आप इस तरह से आपके मुतालिक गुफ्तगू नहीं होती थी, आपके मुतालिक बातें नहीं होती थी, आपके मुतालिक कमेंट्स नहीं होते थे। और आज अचानक से आपके मुतालिक पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं। बहुत सारे एक मास लेवल पे लोग आपके मुतालिक बातें करते हैं, चूंकि आप एक ऐसी तंजीम जमात से वाबस्ता थे जिसका एक माजी रहा है, जो एक तहरीक है, कहते हैं कि एक तहरीक है। तो आप मुझे बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आपके मुताबिक जो कमेंट्स आ रहे हैं, बातें हो रही है, तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग पे मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? आपके जज्बात, एहसासात क्या है? जनाब, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने ये मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। इससे जी जी। पहले मैं इससे पहले भी मैं फेसबुक पर रहा हूँ, या फेसबुक पर अपनी पोस्ट के ज़रिए मैं अपनी राय का इज़हार करता रहता था, लेकिन दबी अल्फाज़ों में वो इशारों में वो मैं कुछ बातें बताना चाहता था, जो समझने वाले खुद समझ रहे थे। इसके बाद अब जो ये तासुरात आते हैं, मिला-जुला जो रद्द-ए-अमल है मेरे बारे में, कुछ लोग पॉज़िटिव कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। ये अपना-अपना अपनी-अपनी सोच होती है। हर एक अपनी सोच के हिसाब से, अपनी फ़िक्र के हिसाब से अपनी-अपनी राय का इज़हार, और हम उनकी राय का बहुत तहे दिल से उनका इस्तेक़बाल भी करते हैं, और उनकी राय का हम बिल्कुल, वो कोई अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा हम मुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है उससे। तो चलिए डॉक्टर साहब, चूंकि मैं पहले भी कहा कि जितना आपके मुतालिक एक मास लेवल पे बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, आपके मुतालिक कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, डॉक्टर तलत माजिद साहब कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए, और कहाँ पढ़ाई की, कैसे क्या जिंदगी गुजारे? आप मुख्तसर और जामिया अंदाज में बताएं, आप कहाँ से हैं और पढ़ाई कहाँ से की, आपकी जिंदगी इब्तिदाई बचपन वगैरह थोड़ा सा मुख्तसर बता दें, तो हम इंशाल्लाह फिर उस पर आगे बात करेंगे। मैं ज़िले पुलवामा के गाँव, एक छोटा-सा गाँव है गौरीपोरा, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। इब्तिदाई तालीम मेरी इधर त्राल में सेंट्रल पब्लिक मिशन स्कूल में हुई। 12वीं 9 11 12th एंड 11th एंड 12th क्लास मैंने बिस्को स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की, उसके बाद एमएससी, और लास्ट में मैंने फिर 2009 में पीएचडी मैंने किया सुकास्ट कश्मीर से। ठीक ठीक। अच्छा, जो आपकी उसके बाद 2009 में आपने पीएचडी किया, ठीक? जी, अच्छा अच्छा। जमात के तो साथ मेरा उसके बाद जमात नहीं नहीं नहीं, जमात पे हम जमात के साथ। जमात पे आएंगे। अच्छा, पीए जी, जी। 2009 के बाद आपका जो सरकारी नौकरी का सिलसिला, वो कब से हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो बताएं थोड़ा सा। असल में 2007 में हम ये जो रहबरी ज़राअत का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसमें हमने ये डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया एज़ रहबरी ज़राअत। 2015 में हम्म। हम परमानेंट हुए एज़ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, और तब से जाके आज तक मैं डिपार्टमेंट में ही काम करता था। मैं
पुलवामा में एज इंचार्ज सॉइल टेस्टिंग लैब काम किया है मैंने 7 अगस्त 2023 तक। ये हमारा ठीक, छोटा सा प्रोफाइल है। ओके ओके, ठीक ठीक। अच्छा, अब जमात से कब वाबस्ता हुए और कैसे वाबस्ता हुआ, वो थोड़ा सा बताएं कि क्या कैसे वाबस्ता हुआ है, किसने आपको मुतासिर किया, कुछ ऐसा कोई वाक़ा, कोई इंसिडेंट जमात से आप जो वाबस्ता हुए हैं वो बताएं आप। ड्यूरिंग में बीएससी एग्रीकल्चर में जब हाँ, हमने बीएससी एग्रीकल्चर का एडमिशन लिया था हम आगरा यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज है इगलास, वहाँ पर हमने एडमिशन लिया। तो इट इज़ द टॉक ऑफ 1996-97। आप देखते हैं कि उस वक्त यहाँ पर हालात कैसे थे, तो घर वालों ने सोचा कि उन हालात से दूर रखकर मुझे बाहर भेजा। वहाँ पर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया और उन्हीं दिनों यहाँ पर वो इखवान की मूवमेंट शुरू हुई थी। इखवान के डर से बहुत से जमात के लोग जो बाहर फिर जान बचाने के लिए गए थे, तो वहाँ में उनमें से एक मीर सनाउल्लाह थे, गुज्जर, कुलगाम ज़िले से वो ताल्लुक़ रखते थे। तो उनका ताल्लुक़ तहरीक इस्लामी से था, तो उनका किरदार देखकर वो एक दायाना मिज़ाज रखते थे, एक वो दायाना सिफ़ात के मालिक थे। तो उनसे मुतासिर होकर मैं जमात इस्लामी की तरफ राग़िब हुआ, तहरीक इस्लामी की तरफ राग़िब हुआ और वहीं से मेरा जो जमात के साथ क़ल्बी रिश्ता था, उसके साथ मैं वाबस्ता हुआ। फिर जमात का लिटरेचर, बाकी चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ के फिर 2003 में मैंने फिर जमात इस्लामी को बज़ातिख़ खुद जॉइन किया। फिर 2003 में मुझे उम्मीदवारी रुकन में बहैसियत उम्मीदवारी रुकन लिया गया और 2006 में मुझे रुकन नामज़द किया गया। ठीक, अच्छा, आप कन्फर्म रुकन 2006 में हो गए थे? कन्फर्म रुकन में 2006 में हुआ और 2014 तक मैं रुकन था। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे बताएं आप इससे पहले कि आप जमात से अलग क्यों हुए, आप मुझे बताएं सरकारी नौकरी क्यों आपने छोड़ी? सरकारी नौकरी अगर आप मैंने बताना इसलिए चाहते छोड़ी। हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से। नहीं, तो ये इसका सिलसिला शुरू होगा ना, वही 2014 से ही सिलसिला शुरू हो गया मेरा इसके साथ। ये जो जमात के साथ मेरा जो इख्तिलाफ हुआ, वो एक सियासी इख्तिलाफ था 2014 में जो हुआ। मैं उस फिर वक़्त पहले भी जमात का इख्तिलाफ ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पहले उसका इख्तिलाफ हाँ, डिस्कस करते हैं, जमात का हाँ, क्या इख्तिलाफ हुआ इसी जी। के साथ ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने जमात का इख्तिलाफ ही मैंने शुरू किया कि ये इसके साथ ही रिलेटेड है। 2014 ओके ओके में ओके। जमात के साथ मेरा इख्तिलाफ हुआ। मैंने उनको बारहा ये कहा था कि हमें एक ये जो अलहदगी पसंद सियासत है या ये जो मसले कश्मीर के हवाले से जितने भी ये उन दिनों ये बातें होती थी, तो मैंने उनको कई चीज़ों की तरफ इशारा देने की कोशिश की कि हालात क्या है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखें, हमारी हैसियत क्या है। तो जमात एक सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसको बहैसियत एज़ सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही काम करना चाहिए ज़्यादा। और सियासी मैदान में जो हमने जो सियासी मैदान इख्तियार किया है या जो करवाया गया, तो उससे इख्तिलाफ मैंने किया। बहरहाल मेरी बातों की उन दिनों उस वक़्त पज़ीराई नहीं मिली, तो फिर ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जमात मुझे के साथ बताएं, क्या इख्तिलाफ आपने हुआ। आप अगर जब साफ सुथरे अल्फाज में जब ये कहेंगे, हम कहेंगे कि आपने क्या जमात को कहा था अब इलेक्शन में आना चाहिए, हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल, मैंने उस वक़्त भी जमात को कहा था कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमें ये अलहदगी पसंद सियासत जो है, ये हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि परसों से ही आप कह रहे हैं कि मैंने 2014 में जमात को कहा कि आप इलेक्शन में आ जाएं, लेकिन कुछ तजिया निगार या जो कुछ कारीन है या जो देखने वाले, वो ये सवाल करें या सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर तलत साहब 2014 में हालात कुछ और थे, 370 था, 35A था, और इस तरह का माहौल नहीं था। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, यूटी नहीं थी, इसका झंडा था, आइन था। तो डॉक्टर तलत साहब भी जानते थे कि 87 के इलेक्शन को कैसे रिग किया गया, कैसे धांधली की गई और जबरदस्ती कैसे इन पार्टियों ने अपने हुक्मरानों को लाया, और जमात और मफ जो एक यहाँ पे तंजीम थी, मफ के अंडर
यहाँ पे इलेक्शन होता था और उनके नुमाइंदों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर तलत साहब क्यों जमात को कह रहे थे इलेक्शन में आ जाएं? क्या उन्हें वो 87 का इलेक्शन याद नहीं था? बिल्कुल, मुझे उन चीज़ों पर, उन सभी चीज़ों पर मेरी नज़र थी। मैं उन चीज़ों पर उनको मद्देनज़र रखते हुए भी, हाँ, जमात में ये जमात 87 के इलेक्शन के बाद जमात जो बदजन हो गई इस इलेक्शन प्रोसेस से, उसका रीज़न वही 87 का इलेक्शन ही था। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि 87 के बाद के जो हालात है हुए यहाँ पे, वो कैसे पैदा हुए? 87 के रिग के इलेक्शन में जो जमहूरियत का कत्ल हो गया उस वक़्त, जमात बदजन हो गई इन चीज़ों से। लेकिन मैं उन्हें कह रहा था कि 87 के इलेक्शन के बाद अगर रिगिंग होगी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। हमें ऐसे ये जो फिर यहाँ पर बंदूक की आमद हुई यहाँ पे, हालाँकि उसमें जमात का कोई रोल नहीं रहा है उस वक़्त हम बंदूक लाने में। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने जॉइन करने के दिन भी यही कहा है कि उसमें जमात का कोई रोल नहीं था। लेकिन बहैसियत एक आम कश्मीरी, जमात भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। इनफरादी तौर भी जमात के कुछ अफ़राद थे जो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो उस वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए था कि अब एक एक बार धांधली हो गई तो फिर बार-बार धांधली हो जाएगी। हमें थोड़ा सब्र-तहम्मुल से उस वक़्त काम लेना था। जैसे ये 87 में सिर्फ़ जमात इस्लामी ही इलेक्शन रिगिंग की शिकार नहीं हुई। 87 में उस वक़्त बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी थे, कांग्रेस भी थी, या को ये हम्म। ये जो कुछ पार्टियाँ थी, वो भी इलेक्शन रिगिंग का शिकार होगी। लेकिन उस वक़्त फिर बंदूक कैसे आ गई ये सबको पता है, और जमात फिर धीरे-धीरे इसमें कैसे घुस गई ये फिर जमात को भी पता नहीं था। ठीक, 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 ठीक। और हाँ, हाँ, ओके, अच्छा बेशक आज आपके क्या जहाँ हाँ, जहाँ तक हम जमात का ताल्लुक है, जिन उमराए जमात को मैंने देखा है, मैंने 2-3 उमराए जमात को अपने दौर में देखा है, तो वो भी बार-बार यही कहते थे कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगी तो जमात इस्लामी को इलेक्शन प्रोसेस में कोई वो नहीं है, या हमने इसको शजरे ठीक, ममनुआ नहीं करार दिया है। ठीक, ओके। अच्छा ये बताएं, एक तो आपने नौकरी को क्यों खैरबाद कहा, और आपको 2014 से 2021 तक इतना टाइम क्यों लगा फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए? इतना वक्फा क्यों लगा आपको? और ये अपनी नौकरी का देखिए, क्यों छोड़ी, आपने क्या सिलसिला रहा ये भी बताएं थोड़ा। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा ये जो ज़हनी है, थोड़ा इसमें सियासत का थोड़ा मेरा रुझान ज़्यादा रहता है सियासत के साथ। ये होता है, फितरी तौर होता है कि कोई सियासी एतबार से ज़्यादा सोच सोच विचार करता है, या कोई फितरी तौर कोई सियासत की तरफ ज़्यादा माइल होता है, तो इस बारे में मैं सोचता रहता था। तो जमात को भी मैं ऐसे ही इसी सोच के मुताबिक से मशवरा देता था। 2014 से आज तक देखिए, सियासत में आने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत जो होती है वो सियासी अज़बियत की होती है। ये सियासी अज़बियत हासिल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम्म। जमात इस्लामी पाकिस्तान भी जब इलेक्शन में आ गई तो फिर सियासी अज़बियत ना होने की वजह से आप देखते हैं कि फिर मौलाना इमिन हसन असलही जैसे बुज़ुर्ग साहब की भी मौलाना इमिन हसन साहब की भी ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो ये कोई मामूली खेल नहीं होता है सियासत में आने का, जब तक क्या न कि आपको कोई सियासी अज़बियत हासिल हो। तो सियासी अज़बियत हासिल करने के लिए मैं तब से इंतज़ार कर रहा था इन चीज़ों का, और जब माहौल भी मिला तो आज मैंने देखा कि हाँ, 2014 के बाद भी या 2019 के हालात जो हुए, उस जो माहौल बन गया, मैं तजिया करता था या सोच विचार करता था कि किस पार्टी के साथ, या सियासत तो मैं करना चाहता था जमात के प्लेटफ़ॉर्म से। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया नहीं हुआ, या उस वक़्त मुझसे इख्तिलाफ़ हुआ उनसे, तो फिर ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपनी पार्टी का प्लेटफ़ॉर्म बेहतरीन लगा कि जो इस वक़्त हुर्रियत को भी ऑफ़र करती है, या जमात के साथ जुड़े हुए लोगों को भी ऑफ़र करती हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रही है। तो बाकी तंज़ीमें जो है, जो सियासी जमातें हैं, वो इस तरह आम इंसान को प्लेटफ़ॉर्म मुहैया नहीं कर रहा है।
या वो वहाँ वहाँ आप देखिए किसको आगे बढ़ना। अगर हम यानी पाकिस्तान यानी के डॉक्टर तलत साहब, आपके कहने का मतलब है जमात ने आपको प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया पॉलिटिक्स करने के लिए? 2014 में नहीं किया, जो 2014 से पहले 2000 किया था? नहीं, 2014 से पहले कहाँ किया था? जब उस वक्त तो हालात ही कुछ मुख्तलिफ थे। जमात ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, तो मेरे अकेले इंसान के लिए वो कैसे प्लेटफार्म मुहैया कर सकती थी? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात मैं बताएं बाकी आप, जमातों चूंकि की अब पॉलिटिक्स, सियासत एक बड़ी वसी टर्म है, और सियासत अपने अंदर एक बड़ा माना और वसी माना रखती है। सियासत सियासत को हम किसी जी, महदूद कूजे में नहीं समा सकते, या किसी बर्तन में बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप बड़ा नजर रखते हैं, आप लिटरेचर पे नजर रखते हैं, पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, सब पे नजर रखते हैं, क्या ये आपके मुताबिक सियासत करने के लिए जरूरी है किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना? क्या वही सियासत कर सकता है जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर सकता है? क्या ऐसी सियासत नहीं हो सकती? और भी मुख्तलिफ तरह की जो पार्टीज यहाँ पे हैं, क्या सियासत करने के लिए, अगर किसी को सियासत करने का शौक है, किसी के जहन में कुछ सियासत का कुछ है, तो उसको जरूरी कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होगी, मेन मैंने स्ट्रीम इसका पार्टी? मैंने पहले ही अर्ज किया है कि सियासत करने के लिए आपको सियासी असबियत की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद हम्म। मेरे सोचने के मुताबिक जो शायद किसी दीनी जमात में ऐसी सियासी असबियत हासिल नहीं होती है, जो एक आम पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म पे होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है इख्तलाफ भी कुछ आपसे एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं, चूंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये होता रहेगा आपके साथ, एग्री एंड डिसएग्री इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। हर किसी मामले में तनकीद तो जरूरी है। मुझे ये बताएं कि जो लोग, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं आप पे, वो कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर तलत माजिद साहब को सिर्फ जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ही मिली थी सियासत करने के लिए? चूंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ दिनों से मॉनिटर कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, अखबार, बाकी जितने न्यूज डिबेट्स देख रहा हूं, आपके इंटरव्यूज देख रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कुछ मरकज के साथ लिंक्स, या इस तरह बीजेपी के साथ रवाबित, इसको बहुत करीबी रवाबित हैं बीजेपी के साथ। क्या डॉक्टर तलत साहब को सिर्फ यही पार्टी मिली थी जिसके रवाबित बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा है? इतनी भी तो यहाँ पार्टियां थी। ये ये सिर्फ़ अपनी पार्टी के बारे में ही बात नहीं हो रही है, ये इससे पहले भी बहुत से लोगों के मुतल्लिक ऐसी बातें होती रही हैं। आप देखिए ना, अगर हम पीछे मुड़कर जाएँ, जब जब यहाँ पर एनसी का बोलबाला था, उस वक़्त कांग्रेस को एनसी के लोग ही कांग्रेस को उस वक़्त गंदी नाले का कीड़ा करार देते थे। मुझे याद है, मैंने अपने बचपन में सुना है कि कांग्रेस और एनसी के जो रिश्ते थे, अगर किसी ने किसी घर के यहाँ बेटी ब्याही थी, वो रिश्ते टूट गए उस वक़्त। कांग्रेस को उस वक़्त गंदी नाले का कीड़ा करार देते थे एनसी के लोग। तो ये हम्म। टैग तो लगते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी सियासी गाली यही है। सियासी गाली इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ या तो कोई वो आईबी का एजेंट आपको करार दिया जाएगा, या आपको बीटीएम करार दिया जाएगा। उस वक़्त फिर जो जो आज बीजेपी को माना जाता है, उन दिनों कश्मीर में कांग्रेस को माना जाता था। कांग्रेस को भी आज ऐसे ही ट्रीट करते थे लोग, जैसे आज लोग बीजेपी को ट्रीट करते हैं। तो फिर जब एनसी कांग्रेस के साथ मिल गई, तो उस वक़्त वो गंदी नाले का कीड़ा, वो जो नारा था, वो कहाँ गया? तो आज यही लोग अपनी पार्टी को बीटीएम करार देते हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इसको बीटीएम करार दिया है? यही मरकज़ के साथ तो इन्होंने इन्होंने ही सरकारें बनाई है। ये थोड़ी अपनी पार्टी ने कोई सरकार मरकज़ के साथ बनाई। या आप देखिए, शेख साहब जब ये मरहूम शेख साहब जब इलेक्शन के बगैर यहाँ पर सीएम बन गए, उस वक़्त कौन बीटीएम था? ये बीटीएम क्या, ये यहाँ पर ये सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए, यहाँ सियासी इख्तिलाफ, लेकिन आप ये टैग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप ओके, अपनी ओके, सियासत ओके। करो, हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन ये टैग टैग के बगैर सियासत करनी चाहिए। ठीक, ठीक।
चूंकि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि कुछ बातें वाज़ेह हो जाएं, लोगों में कंफ्यूजन है या कुछ ये कह रहे हैं कुछ वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं नो की कलम की इस चैनल के जरिए से लोगों तक एक बात साफ वाज़ेह हो जाए, हक और हकीकत क्या है। कुछ लोग मुझे बताएं, चूंकि हर एक पार्टी में कोई बंदा जब डिसएग्री करता है, उसके इख्तलाफ करता है तरीकेकार से या नजरिया से, इख्तलाफ अचानक से हो जाता है या कुछ मामलात हो जाते हैं, या तो वो निकल जाता है खुद से या उसका इखराज होता है, जैसे एक्सपल कर दिया जाता है या कोई खुद एग्जिट कर देता है, कोई निकल जाता है। तो आप बताएं, इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी अच्छी तादाद हमें देख रही है, आपका इखराज हुआ था जमात से या आप खुद निकल गए थे? नहीं, मेरा ये इखराज ऑन हुआ था रिकॉर्ड उस आप वक्त। बता दें। ओके मेरा ओके, उस वक्त इखराज हुआ ठीक। था, मुझे एक्सपेल किया गया था जब मैंने थोड़ी बहुत आप उसको कह सकते हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटी, यानी मेरा लोगों के साथ उठना बैठना था, मेरे बहुत से के साथ उठना बैठना था। मैं उनके साथ यही चीज़ें शेयर करता था कि कश्मीर की जो सियासत है, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आज भी वही बातें करता हूँ जो मैं 2014 में करता था। तो फिर उन एंटी पार्टी एक्टिविटी के को मद्देनज़र रखते हुए जमात ने मुझे एक्सपेल किया। हाँ, मुझे एक्सप्लेनेशन लेटर निकाली गई, फिर मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके जवाब में मैंने जो मैंने चीज़ें बताई थी, वो सारी साबित हो रही है। ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक। मैं थोड़ा सा मौजू से थोड़ा बहुत ये आप थोड़ा नजरिया और आइडियोलॉजी और फिक्र पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका फेसबुक पे फ्रेंड भी हूं। मैं जब से मैंने जी, आपके जी। साथ इंटरव्यू शेड्यूल किया तो मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था आपकी प्रोफाइल पे। मैंने वहां पे जी, देखा जी। कि मौलाना मौदूदी की पोस्ट्स भी आपने लगाई हैं, इसी तरह से वहीदीन खान साहब मरहूम की पोस्ट भी आपने लगाई हैं, उनकी तहारीर भी शेयर की हैं, जैसे डॉक्टर असरार मरहूम की ये भी लगाई हैं। इसी तरह से जावेद अहमद गामदी साहब का भी आप शेयर कर रहे हैं। इसी तरह सादत हसन मंटू बिल्कुल। थे, उनकी पोस्ट भी मैंने आपके फेसबुक इस पे वॉल पे देखे। मुझे बताएं, चूंकि इन सब अफकार और नजरियात और इन सब स्कॉलर और उलमा के दरमियान 100 का आंकड़ा है, जैसे गामदी साहब और वहीदीन खान साहब, और यहाँ से मौलाना मौदूदी साहब, और इसी तरह से डॉक्टर असरार साहब, यहाँ से साद हसन मंटू। तो ये एक बड़ा ना कंट्रास्ट है इसमें। मुझे ये बताएं, आप इन सारे नजरियात और अफकार को एक बार मान रहे हैं या आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि मैं कौन सा मानूं, किसकी बात आगे चलाऊं, किसकी रोकूं, किसकी बढ़ाऊं? ये क्या सिलसिला है सर? नहीं, ये इसमें इसमें ये इसमें कन्फ्यूज़न का शिकार होने की कोई बात नहीं है। मैं फ़िक्री तौर में सईद मौदूदी का ये फ़िक्र के साथ इत्तेफ़ाक रखता हूँ। हाँ, उम, म अब ये नहीं है कि अब जो मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि बस वही सब कुछ है। मौलाना मौदूदी एक आलिम थे, मुफ़क्किर थे, मुजद्दिद थे, लेकिन बहरहाल थे इंसान ही। इसी तरह मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, अगर उन्होंने मौलाना की फ़िक्र के साथ इख्तिलाफ़ किया है, वो है कि उसमें 2-3 नुक्ते ऐसे हैं कि वो सियासत के एतबार से मौलाना मौदूदी को के साथ इख्तिलाफ़ रखते थे कि वो कह रहे थे कि इन्होंने एक वो सियासी फ़िक्र जो इस्लाम में दाखिल की है, उनका करें। जी, जी। मैं मौलाना मौदूदी की फ़िक्र के साथ ही इत्तेफ़ाक रखता हूँ। इ इसमें कोई वो इख्तिलाफ़ मेरा मौलाना मौदूदी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि या मैं किसी कन्फ्यूज़न का शिकार हूँ। हाँ, मौलाना मौदूदी जो कि मुफ़क्किर इस्लाम थे, दाई इस्लाम थे, वो मुजद्दिद भी थे, लेकिन बहरहाल थे तो इंसान ही। तो जहाँ तक मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का ताल्लुक है मरहूम का, तो उन्होंने मौलाना की सियासी फ़िक्र के साथ इख्तिलाफ़ किया था, ना कि उसकी दीनी फ़िक्र के साथ। तो उसमें हर एक को अपना हक है, वो इख्तिलाफ़ कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से नुकात हैं कि जहाँ पर मैं ये कोई इसमें इंसान को अज़बियत का शिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तअस्सुब नहीं चलता है। यहाँ पर तअस्सुब की बिना पर आप किसी के ये जो ये कोई नुक्ता हो तो आप उसके हर एक नुक्ते को अब उसने मौलाना मौदूदी साहब के साथ इख्तिलाफ़ किया है, तो अब मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की कोई बात नहीं सुनूँगा या मैं जावेद अहमद गामदी की कोई बात नहीं सुनूँगा,
क्योंकि उन्होंने उनकी फ़िक्र के साथ इख्तिलाफ़ किया है। वहाँ पर ऐसी बातें हैं, दोनों उलमा ने ऐसी बातें कही हैं, या गांधी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने के इस एतबार से जो वो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत से ये इत्तेफ़ाक रखता हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें अज़बियत नहीं होनी चाहिए। इसमें सियासी अज़बियत तो ठीक है, लेकिन इसमें अज़बियत काम नहीं आती है। हमें हर एक जो भी हमारे उलमा हैं, या मैं गांधी साहब की बात कहूँगा कि वो हमें बारहा कहते हैं कि हमें आदाबी इख्तिलाफ सीखने चाहिए। पहले हमें आदाबी इख्तिलाफ से उनको एक सवाल मैं पूछा गया उनसे कि हम मुसलमान इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, या इनमें इत्तेफ़ाक कैसे पैदा हो सकता है? उन्होंने कहा कि पहले हमें इत्तेफ़ाक से पहले हमें आदाबी इख्तिलाफ सीखने चाहिए। ये बात सही है, तो इन कई चीज़ों की वजह से मैं गांधी साहब से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, क्योंकि ये जो वो दाई अमन मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको दाई अमन कहता हूँ। हाँ, बहुत से लोगों ने उसको मुस्तरद किया, लेकिन जहाँ तक मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान का लिटरेचर पढ़ा है, मुझे लग रहा है वो इस उम्मत के बहुत बड़े गमखार थे, खासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के। ठीक, ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब जी, अब मैं थोड़ा यहाँ से भी सुन रहा था, आवाज़ कम आ रही थी। आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी आवाज़ सही आ रही ओके। है। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि बड़ी अच्छी वज़ाहत की आपने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि मौलाना मौदूदी की इस फ़िक्र को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे गुंजाइश मिलती है सियासत करने की, चूँकि जमात इस्लामी को भी कहा जाता है सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन है। लेकिन जो है वहीदुद्दीन खान साहब और जावेद अहमद गामदी साहब के सामने सियासत शजरे ममनूआ है। तो एक तरफ नहीं, से आप ऐसी बात उनको नहीं अगर है, उनकी ऐसी फ़िक्र को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो सियासत शजरे को श फ़ि श जी, जी। श तो ये शजरे कैसा ममनुआ ये है? नहीं, नहीं, उन्होंने शजरे ममनुआ करार नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं मौलाना मौदूदी की सियासी फ़िक्र से ही ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखता हूँ। हाँ, उन्होंने कई नुक्ते उठाए ऐसे हैं, जहाँ पर हमें इन मौलाना वहीदुद्दीन खान जैसे लोगों की, और मौलाना ये जावेद अहमद गामदी साहब जैसे लोगों की, इनकी बातें सुननी चाहिए। इनकी बातों में इन्होंने बहुत बड़े, ये जो हम कहते हैं कि दानिशमंदाना गुफ्तगू की है सियासत पे, उन ऐसे लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ये उन्होंने शजरे ममनुआ नहीं करार दिया है। अलबत्ता कि अब कोई कि वो हमारी ये जो उन्होंने मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से जो इन्होंने दीन में सियासत भर दिया, या इन्होंने पूरा नज़रिया जो है, ये जो दीनी ताबीर की है, उनके साथ उस एतबार से उन्होंने इससे इख्तिलाफ़ किया है, ना कि सियासत को शजरे ममनुआ करार दिया है। सियासत को शजर ममनूआ उन्होंने नहीं करार दिया है। हाँ, अलबत्ता दीन की सियासी ताबीर के साथ उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है कि दीन की सियासी ताबीर नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब फिर से जुड़ें। चूँकि अभी एक 1-2 सवाल आखिरी बड़े अहम थे, मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को। कनेक्शन जी, जी, डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं फिर से। हाँ, डॉक्टर जी, साहब कनेक्शन कनेक्शन इसमें कुछ एरर आया था। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अब वक़्त बहुत हो चुका है, मैं बस 1 या 2 क्वेश्चन्स में इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहूँगा। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के जो लीडर हैं वक़ार रसूल वानी, उसने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि
جو یہ ابھی آپ خصوصاً اس میں آپ کے جوائننگ کے پس منظر میں، آپ کا سیاست مین اسٹریم پالیٹکس کے جوائننگ کے پس منظر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ جماعت کا ٹیگ لگا کے یا جو حریت کا ٹیگ لگا کے یا کچھ جماعت سے وابستہ یا کچھ حریت سے یہ بولتے ہیں یہ جی پالیٹکس میں آ رہے ہیں، خصوصاً اپنی پارٹی میں جوائن کریں، یہ جی کچھ نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ جی ان کو دباؤ کرتے ہیں، ان کو ایسے کرتے ہیں، ان کو دمکاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. کس حد تک صحیح ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا کچھ دھمکی آئی، کسی نے دباؤ کیا، کچھ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، انہوں نے بیسیکلی ایسا بیان دیا تھا کہ ان کو دباؤ کے تحت لایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہے. تو یہ کیسے ان کے بی جے پی کی بی ٹیم یا الائیڈ پارٹیز ہے جو ان میں یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کا تو نظریہ الگ ہے، ان کی آئیڈیالوجی الگ ہے، یا ان کو کسی دباؤ کے تحت لایا جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جماعت یا جماعت سے جڑے لوگ کبھی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے ہیں. آپ اگر 47 سے لے کے آج تک، اگر آپ 79 کا 4 اپریل کا واقعہ آپ کو یاد ہو، جماعت اس وقت دباؤ میں نہیں آئی. 80 پھر جب جندنو جماعت اسلامی کے سے جڑے لوگوں کے گھر جلائے گئے، اس وقت جماعت دباؤ میں نہیں آئی. 96 کے بعد جب ایک پارٹی کو ہی اسی لیے اس کا وجود بخشا گیا تھا اخوان کے نام پر، کہ وہ جماعت اسلامی سے جڑے لوگوں اور جماعت اسلامی کا صفایا کرے. اس وقت دن دہاڑے جماعت سے جڑے لوگوں کو مارا جاتا تھا، ان کو شہید کیا گیا یا ان کو خوفزدہ کیا گیا. اس وقت اگر دباؤ میں آنا تھا تو اس وقت لوگ دباؤ میں آئے تھے، کیونکہ اس وقت جانوں کا خطرہ تھا. جب اس وقت جماعت دباؤ میں نہیں آئی تو پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے، یا جو جماعت کے لوگ گرفتار ہوئے، جماعت سے جڑے لوگوں کی پراپرٹیاں سیز ہو گئی، جماعت اس سے بھی دباؤ میں نہیں آ گئی. تو یہ باتیں کرتے ہیں وقار رسول صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ ہی از انڈر ایسٹیمیٹنگ دا پاور آف دا جماعت اینڈ دا پاور آف دا انٹیلیجنسیا آف دا جماعت. وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ان چیزوں سے جماعت، ہم جب نامزد ہوتے ہیں یا جو رکنیت کا فارم بھرتے ہیں، ہم اس میں پہلے لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے جماعت کے لوگ دباؤ کے تحت یا کچھ. ہاں، اگر اس وقت جماعت کوئی پروسیس کرنا چاہتی ہے یا جماعت کوئی مین اسٹریم میں آنا چاہتی ہے تو وہ ان کی صرف دو ہی مجبوریاں ہیں. ایک دین کے اعتبار سے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے. جماعت کے لوگ پھر سے وہی نعرہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم انسان دوستی اور آخرت پسندی کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے اگر جماعت سامنے آتی ہے یا کسی پروسیس میں شرکت کرتی ہیں یا مین اسٹریم میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا پریشانی ہوتی ہے اس میں؟ ہاں، ان چیزوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جماعت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کو بیسیکلی اصل میں ان لوگوں کو بوکھلاہٹ آ گئی ہے کہ اگر جماعت مین اسٹریم میں آتی ہے تو یہ وہی 87 کا تو یہ دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں. 87 میں الیکشن ریگ کس لیے ہوئے تھے؟ 87 میں الیکشن ریگ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو جماعت کو دور رکھنا تھا مین اسٹریم میں آنے کے لیے. کیونکہ ان کو لگتا ہے نا کہ جب سیاست ہوگی تو صاف و شفاف سیاست ہوگی. ہاں، ایک بات جو آپ نے سیاست کے حوالے سے پہلے کی تھی کہ یہ سیاست میں آنا، یہاں پر ایک نظریہ عام لوگوں میں جو دیندار طبقہ ہے، عام دیندار طبقہ جو یہاں پر ہے، وہ سیاست کو گندا کھیل سمجھتے ہیں. یا مجھے کچھ لوگ، میرے والد صاحب کو بھی کہتے ہیں یہ سیاست گندی ہے، اس کو کہاں جانا تھا سیاست میں. کیا یہ سیاست بذات خود کوئی گندی چیز ہے کہ اس کو ہم نے گندا بنایا؟ اس کو جو گندے لوگ سیاست کرتے ہیں یا سستی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے اس کو گندا بنایا ہے. یہ ایسے سوال تو پہلے بھی مولانا مودودی علیہ رحمہ سے پوچھے گئے تھے کہ مولانا آپ تو مولانا ہے، آپ دین کی خدمت کیجیے، آپ کو سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ اس نے کہا تھا یہ گٹر ہے، اگر گٹر کو صاف کرنا ہے تو اس میں تو چھینٹے آئیں گے ہی آپ کو اس کو صاف کرنے کے لیے. جب تک میں پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا طبقہ سیاست میں نہ آئے، آپ کیا بات کہیں کہ اس میں کیا 8ویں پاس
आठवीं पास कोई इंसान कोई पोर्टफोलियो संभाल सकता है एग्रीकल्चर या R&B का या किसी और मिनिस्ट्री का? ये लोग चाहते ही नहीं कि अच्छे लोग सामने आ जाएं। पढ़ा मेरा तो मैं तो खासकर जवान तबका, खासकर जो कश्मीर का हमारा नौजवान तबका है, मैं तो उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, या उनके लिए तो मैं बिल्कुल जो इस वक्त जो नौजवान तबका है, जो जो चारों तरफ घबराहट या मायूसी और नाउमीदी के दलदल में जो फंसे हुए लोग हैं, खासकर नौजवान तबका, उनको सामने आने की जरूरत है। मैं तो यही कहता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मुझे वो डॉक्टर इकबाल के वो शायर याद आ गए इस चीज पे कि जिसमें उन्होंने वो दुआ मांगी थी कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बशीरत आम कर दे। मैं इसी आपके वसादत से मैं उन तमाम नौजवानों को, खासकर जो कश्मीरी नौजवान हैं, आप नहीं देखते हैं कि हमारे कश्मीरी नौजवानों का टैलेंट कैसा है? हर एक फील्ड में जो सामने ये अपना वो कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे मौके उनको फराहम नहीं किए गए। ठीक, ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब, चूँकि आप इस सवाल में से, आपके जवाब में से एक और सवाल निकल के आया, बल्कि कमेंट्स में भी कुछ लोग बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, बल्कि मेरे ज़हन में भी ये सवाल आ गया था कि अगर डॉक्टर साहब की एक सोच थी, जमात के साथ है, या वो उलमा और स्कॉलर्स को, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, इन्होंने क्यों नहीं एक लाइक माइंडेड पीपल जो है, एक सोच रखने वाले लोगों की जमात क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं अपनी कोई पार्टी खड़ी की या अपनी कोई जमात तश्कील दी, जिससे लाइक माइंडेड पीपल जो है वो इसके साथ जुड़ते और एक अलग से एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते और अपना एक फिक्र और एजेंडा लेके आ जाते। ऐसा क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब ने? मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि यहाँ पर एक पार्टी बन गई, उसको बी टीम कहा गया। अगर नई पार्टी और बनाती उसमें भी यही टैग लग जाता। यहाँ पर जो भी पार्टी आएगी उसको बी टीम का ही टैग लग जाएगा। यहाँ और ये सियासी प्लेटफार्म खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं होती है। मैंने देखा कि हाँ, एक और बात कि आपने अपनी पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर ली। आप देखिए ना, 2019 के बाद जो हालात पैदा हुए, यहाँ पर जो सब ये सियासी जमातें हैं, ये वही सेंटिमेंट दोहरा रही है। जिस सेंटिमेंट के खिलाफ में निकला, वही सेंटिमेंट बता रही है, वही सेंटिमेंट का नारा दे रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि लोग इस सेंटिमेंट से बाहर आए और ये उन्हीं जज्बाती सियासत का से काम लेते हैं। अल्ताफ साहब ने कहा, अल्ताफ साहब आए, सच की बात कही, तो हमने भी अल्ताफ साहब का ही हाथ थाम ले। इसमें कोई नई सियासी पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया हो गया, आपने ऑफ़र मिली। ऐसी कौन-सी तंज़ीम है जो ऐसे लोगों को ऑफ़र करती है? मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों तंज़ीमों का एक रोल है, चाहे वो हुर्रियत से जुड़े लोग हो या जमात से जुड़े लोग हैं, उनका एक रोल बनता है कश्मीर की सियासत में। इनको हमेशा दे हैव ऑलवेज़ बीन पुश्ड टू द वॉल बाय दीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये तो अल्ताफ साहब का बड़ा दिल है कि जो इन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रहा है, उनको लगता है कि 47 से लेके आज तक देख लीजिए, जैसे एनसी का एक अपना वजूद है, उनका एक अपना सियासी किरदार था जो वो निभा सकते थे, लेकिन वहाँ पर कोई लीडरशिप क्रिएट नहीं हुई फिर। उन्होंने लोगों को ये फिर वहाँ पर सिर्फ़ खानदानी राज है। वहाँ पर कब उन्होंने कोई लीडरशिप ये उभरने दे दी? किसी पार्टी ने नहीं। जी, 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 जी। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बताया कि ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएँगे ये हुर्रियत के बाकी लोग भी। और मुझे बताएँ, एक सवाल निकल रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आप बता रहे हो कि अल्ताफ साहब मौका दे रहे हैं हुर्रियत वालों को, जमात वालों को, जो दीन पसंद लोग हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं।
یہ جو حریت ہے یا جو دین پسند لوگ ہیں یہ ان ریجنل پارٹیز میں اپنے آپ کو کنزیوم کیوں کریں گے، یا یہ کیوں اپنے آپ کو کنزیوم کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کوئی ایسا لاہے عمل کچھ ایسا اپناتے ہیں جو ایک آگے آئیں، بات کریں، سیاست کریں؟ یہ اپنے آپ کو ریجنل پارٹیز میں باقی لیڈروں کی طرح کنزیوم کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بار بار میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے ہی اسی میں بات کی، جب آپ نے اپنی پارٹی کی بات، میں نے کہا کہ سیاست میں آنے کے لیے سیاسی عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ سیاسی عصبیت ہوتی کیا ہے۔ یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئی دینی جماعت، یہ سیاسی عصبیت آپ کو ان پلیٹ فارم پہ آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ادھر ہی ملتی ہیں جہاں پر آپ کو سیاسی عصبیت حاصل ہو، وہیں پہ یہ چیز اگر آپ کو موقع مل رہا ہو یہ چیز حاصل کرنے کا تو ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی وہ زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ پارٹی بنائیں یا کچھ۔ آپ کو پلیٹ فارم مل رہا ہے تو جہاں موقع مل رہا ہے وہاں پر کام کریں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال مجھے لگتا ہے اب ہم آخری اس پروگرام کے کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں، تو بڑے لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ کنفیوژنس کچھ کلیئر ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، پرسوں سے بڑا کنفیوژن چل رہا تھا۔ مجھے بتائیں کہ اب وہ چونکہ وہ بات چھپ گئی ان سوالوں اور جوابوں کے بیچ میں کہ آپ کی نوکری جاب چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کوئی سیاسی وجہ تھی، کیا کوئی دباؤ تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر آپ بتانا چاہیں گے تو بتا دیں، اگر نہیں تو ہم کنکلوڈ کریں نہیں، گے۔ اس میں دوا وبا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اور یہ جاب کب کوئی چھوڑی آپ نے؟ نوکری آپ نے کب چھوڑی؟ جاب میں نے اسی مہینے 7 اگست 2023 کو میں نے جاب چھوڑا۔ یہی 2-2.5 مہینے پہلے میں نے جاب چھوڑا۔ میں نے کہا نا، میں نوکری میں رہ کے بھی انہی چیزوں پہ سوچا کرتا تھا، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ جڑا تھا، بہت سے لوگوں کے ساتھ مشورے کر رہا تھا، تو الٹیمیٹلی پلیٹ فارم مل گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پھر جاب چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ میں میرا دم گھٹتا تھا، یہ سوچ کے ایسے حالات پہ کون سامنے آئے گا، کون سچ کہے گا، کون ایسی کس چیز کی ضرورت ہے، یہ کوئی نہیں کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب آگے آنا چاہیے۔ یا ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر ہم ہر روز یہی کمنٹ آ رہے تھے، ہو ول بیل دا کیٹ۔ سچ تو سب لوگ بتاتے تھے، اندر بیٹھ کے سب لوگ اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، اندر اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ سب لوگ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن باہر کوئی نہیں آتا تھا، اور یہی رہتا تھا کہ who will bell the cat۔ میں نے سوچا کہ لیٹ می ٹرائی، آئی ول بیل دا کیٹ۔ اسی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑی، باقی کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں نے ان چیزوں کا ان سوالوں کا جو وقار صاحب نے اٹھائے تھے اس کو اچھی طرح جواب دیے تھے کہ جماعت کے لوگ یا جماعت سے جڑے لوگ کبھی کسی دباؤ کے تحت کام نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت بڑا تیزی سے چلا گیا، معلوم بھی نہیں پڑا۔ ہمارا جو ڈسکشن تھا، گفتگو تھی، ہمارا مکالمہ تھا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ چونکہ بہت سارے سوال تھے جن کے ابھی کچھ تشنگی ہے ہمیں، لیکن میں انشاءاللہ امید رکھوں گا انشاءاللہ کبھی ہم نیکسٹ ٹائم روبرو کبھی ہو کے بات کریں انشاءاللہ، یا کبھی اور موقع ملے ایسے بھی بات کریں۔ انشاءاللہ تو ابھی انشاءاللہ کے لیے آپ کا اپنا وقت بالکل۔ اور کھل کے بات کرنے کے لیے نوک قلم پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔